अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शफ़क़त हुसैन और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। और नाज़रीन, स्पेशल टीवी की तरफ से आज के इस हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में हम एक और मालूमाती और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह मुल्क भर में डेंगू का सीज़न चल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट क्लिनिक्स, हर जगह डेंगू के पेशेंट्स नज़र आते हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारे हिफाजती लोगों की सहूलत के लिए बहुत से इकदाम भी लिए गए हैं। हत्ता कि हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से भी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए एंड पैरामेडिक स्टाफ के लिए और इसके अलावा पेशेंट्स की काउंसलिंग और गाइडलाइंस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से और हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से लिए गए हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बेसिकली ये डेंगू वायरस क्या है और इसके एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं इनको शिरकत के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रासिब इंतज़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपने आज के हमारे प्रोग्राम के दोबारा से जो है अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपके बेहद मशकूर हैं। सरप्राइज तो डॉक्टर साहब, मुल्क भर में जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह डेंगू की फ़िज़ा एक ऐसी फैली है कि हर तरफ डेंगू के पेशेंट ही पेशेंट नज़र आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हों, प्राइवेट हों या क्लिनिक्स हों, हर जगह डेंगू के पेशेंट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि असल में डेंगू वायरस क्या है? जी शुक्र भाई, जैसा कि आपने बताया आजकल तो वाकई ऐसा ही है, जो स्पेशली लाहौर के अंदर तो इसका आउटब्रेक हुआ है डेंगू का। एग्जैक्टली। ठीक है, पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि डेंगू फीवर है क्या। जी बिल्कुल। ठीक है ना, कि डेंगू आपको याद होगा कि लास्ट टाइम के ऊपर जब जब नया नया डेंगू फीवर आया था तो उसका एक बहुत ज़्यादा टेरर था। जी जी पूरे मुल्क के अंदर लोग डरे हुए थे। तब तो वाकई डरना भी चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तक तो इलाज का पता ही नहीं था कि नहीं हाउ था। टू ट्रीट एग्जैक्टली। डेंगू फीवर्स। तो लोग, हर बंदा, हर डॉक्टर अपने अपने फार्मूले के तहत पेशेंट को लेके चल रहा था। जी लेकिन फिर जैसे जैसे सिस्टम डेवलप होता गया जी जी। और वैसे वैसे रिसर्च होती गई तो चीज़ें भी सामने खुल के आ गई और लोगों को पता भी लगना अवेयरनेस लोगों में और डॉक्टरों आना को भी, शुरू। डॉक्टरों के पास भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आ गई कि इसको ट्रीट कैसे करना है। जी बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसान हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद डेंगू तो हमारे पास पड़ा हुआ है उधर ही। एग्जैक्टली। सीखा बहुत कुछ है, जी जी। लेकिन उसको प्रॉपर रोकने में या उसको ख़त्म करने में हम लोग नाकाम रह गए हैं नाकाम अभी तक। उसकी दोनों। एक तो उसका ये ऐसे कह सकते हैं आपके कम्युनिकेशन गैप के, क्या हम लोगों ने मतलब के लोगों तक अवेयरनेस पूरी डिलीवर की या डिलीवर की है कि नहीं की नहीं है। की? जी ठीक है, जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हम अपना काम कर रहे हैं डॉक्टर हजरात, क्या वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आखिर कहीं ना कहीं तो सिस्टम में खामी है ना, कमी है कि बिल्कुल। आज भी डेंगू भी उधर का उधर ही है, कोविड भी उधर का उधर ही है पाकिस्तान के अंदर। मैं तो स्पेशली बात ही करूंगा पाकिस्तान की। पोलियो भी उधर का उधर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में एरेडिकेट हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टिल वैसे का बिल्कुल वैसा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं डेंगू फीवर के ऊपर। डेंगू फीवर है क्या? डेंगू फीवर क्या है कि ये एक डेंगू वायरस है जो मॉस्किटो के जरिए, ओके। मच्छर के जरिए, जी 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 सर। ये मच्छर बोर्न इन्फेक्शन है। ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जो है ना, जो पाया जाता है। ठीक है। राइट। मोस्टली ये जो मॉस्किटो है वो एक इंसान को हिट करता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन गेन करता है और ये वायरस इंसानी जिस्म के अंदर जाता है और जाके ये मुख्तलिफ अलामात को नुमाया करता अपीयर है, करता है बिल्कुल। अपीयर करता जी जी है। ये जो अलामात डेंगू फीवर की आती हैं, जी जी। माइल्ड अगर डेंगू फीवर है ना, बहुत कम डेंगू फीवर है, उसकी अलामात फ्लू की तरह की आ रही होती हैं। ओके। अगर तो बहुत ज्यादा सवेयर हो गया डेंगू फीवर, जी जी। ठीक है, बहुत ज्यादा सवेयर डेंगू फीवर हो गया तो फिर ये मतलब कि इंटरनल ब्लीड भी कराएगा। ये फिर हेमोरेजिक फीवर की तरफ लेके चला जाएगा, जिसको हम आम जुबान में मतलब कहते हैं कि
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ खून भी आंदा पिया, ब्लड वगैरह निकलता पिया मतलब जैसे मुख्तलिफ जगहों से। जैसे जैसे सीवियर होता जाएगा कॉम्प्लिकेशन हाँ जी। बढ़ते जाएंगे। अब ये जो डेंगू है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज्यादा है ओके। डेंगू फीवर। बाकी तो आप बात करें पैसिफिक आइलैंड वगैरह, लैटिन अमेरिका वगैरह, यूरोप के अंदर, अब तो यूरोप के अंदर अंदर भी चला गया है, कन्वर्ट फैलता जा रहा है, स्प्रेड। पहले तो ये एंडेमिक था, अब ये पेंडेमिक की सूरत अख्तियार करता जा रहा है जैसे जैसे। हाँ जी, काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है डेंगू फीवर। इसकी वजह तो एक यही है कि मॉस्किटो, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को जो प्रॉपर मतलब कि उस तरह से उसकी केयर नहीं कर पा रहे कि जिस तरह करनी चाहिए। हमें पता है कि इसका पीक सीजन जो है कब आता है और किस टाइम पे हमें कौन कौन सी मेजरमेंट लेनी चाहिए, लेकिन वो हम लोग ले नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये फिर अभी तक इन्फेक्शन इधर का इधर ही है और ये फैलता भी जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होता है तो इसके जाहिर है कि जो सिम्टम्स अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो इसके सर अलामात जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स, अलामात किस किस्म की होती हैं कि जिससे पता चलता है कि ये डेंगू में मतलब पेशेंट मुब्तला हो रहा है या हो चुका है? ये सिम्टम्स तो इसकी भी बड़ी कॉमन सी हैं, कोई मतलब कि जैसे दूसरी बीमारियों की तरह फीवर इसमें भी आएगा। ओके। जैसे कि दूसरे मराज में सर में दर्द आएगा, जिस्म आपके मसल जॉइंट ये सारी चीजें बेहद दर्द कर रही होंगी, लेकिन जो दूसरे बुखार में वो थोड़ा पेन बॉडी के अंदर जो कम होता है, लेकिन डेंगू फीवर के अंदर बहुत ज्यादा पेन आ रहा होता है। सम टाइम ना हमारे जो फिजिशियन है वो भी इसको इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि सिम्टम्स नॉर्मली आ रही होती है ना। हमारे पास एक टूल है, अभी एक सीजन चल रहा है, जैसे इसका आउटब्रेक हुआ है, पेशेंट आया है, अब तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही बड़ी सस्ती सी एक सीबीसी कर दी है, 90 रुपए की हो रही है हर हॉस्पिटल में। जो ये भी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने पेशेंट्स के लिए उन्होंने पेशेंट को एक फैसिलिटी दी है कि चलो यार आप exactly. जल्दी से अपना, कोई गरीब है अमीर है सारे करवा सकते हैं बड़ा आसानी से। तो 90 रुपए का सीबीसी करवा लो, कल्चर जो है वो पेशेंट वो एक आ जाएगी रिपोर्ट आपके, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्सन सस्पेक्टेड है कि नहीं है यार। ओके ओके, ठीक है ना। दूसरा, इसके अंदर वॉमिटिंग वगैरह भी आ रही है, अगर तो ये बहुत ज्यादा सवेयर किस्म में चला गया फिर तो इसकी जो है ना, फिर तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, ये डेथ भी काज कर देता है। एक्चुअली हुई भी है। हाँ जी, रिसेंट पास्ट अगर देखें हम, रिसेंट पास्ट देखें तो डेंगू की वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। डेथ भी हुई है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा सर, इसके जो वार्निंग साइंस क्या है? मतलब आप जैसे अभी आप बात करें ना कि ये इतना सीवियर हो जाता है, तो जाहिर है वो वार्निंग सिचुएशन आ जाती है ना ऐसी, तो वार्निंग साइंस इसके क्या है? यार वार्निंग साइंस इसके ये हैं कि अगर आप इसको ऐसे अनट्रीट छोड़ दें, ठीक है, पता ना चले, सम टाइम कह लो कि डॉक्टर से मिस्टेक होगी या पेशेंट आर नॉट विलिंग टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि फिर पेशेंट को एक तो मतवातर उल्टियां वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मैं आम जुबान में बता रहा हूँ, ठीक है, कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग आती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज क्या होती है कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें ब्लीडिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि जो आपका कोआगुलेटिव प्रोफाइल है ना, एक खुलिया होता है जो खून को जमाता है, ठीक है। डेंगू का वायरस क्या करता है कि उसी को ही खाना शुरू कर देता है और उसका जो मिकदार है ना खून के अंदर से आहिस्ता 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 करके नीचे आती जाती है। अब खून में वो जमने वाली सलाहियत है ना वो कम पड़ जाती है, तो उससे कहते हैं इंटरनल ब्लीड्स कर जाएगा, वो जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लीड करेगा, ठीक है, चाहे वो स्टमक के अंदर से कर जाए, चाहे वो ब्रेन के अंदर कर जाए, चाहे वो स्किन के नीचे, वो देखा होगा अक्सर आपने देखा होगा वो छोटे छोटे रैश से नजर आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, टीकाई टाइप रैश आते हैं, ये भी डेंगू फीवर की वजह से ही आ रहे होते हैं। या आपके मसाने के अंदर कुछ लोग आगे कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ना ब्लड आ रहा है मसाने के अंदर, ओके, उसकी भी यही वजह होती है कि जी एक तो उसके अंदर जो खून की जमने की सलाहियत कम होती है, जिसकी वजह से ये सारा मसले मसाइल आ रहे हैं, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा होता है। या फिर अगर आपके ब्रेन के अंदर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वो ब्लीड कर जाए, वो तो फिर बड़ी सवेयर किस्म की अलामत आ जाती हैं, आपको पैरालाइज की तरफ लेके चला जाता है, सारी चीज़ें हैं ये हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे अभी रिसेंट पास्ट में हमने 2020-21 में कोविड का एक बहुत बड़ा एक जो है पैंडमिक जिसका हमने फेस किया, जिसको
जी जी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोविड से भी ज़्यादा डेंजरस है डेंगू, इसमें कहाँ तक हकीकत है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? एग्जैक्टली ये ऐसा ही है। अब देखिए ना, ये दोनों बीमारियां किसी हद तक रिसेंबलिंग रखती हैं आपस में। ओके। दोनों का काम है, दोनों ने जो आपकी कोagulative प्रोफाइल है ना, जी जी। उनको ही डिसरप्ट करना होता है। ठीक है, कोविड भी ये काम कर रहा था। कोविड क्या कर रहा था, उसकी वजह से जो आपकी ब्लड वाली शरेयानें उनके अंदर जाके ब्लड जम जाता था। ये क्या कर रहा था कि ये जमने नहीं दे रहा। ठीक है, एक ब्लड को मतलब कि फ्रीज कर देता था, उसके अंदर जाके थ्रोम्बस वगैरह बना देता था, और एक क्या करता है कि ये सारी सलाहियत को खत्म कर देता है। मतलब वो ब्लड ट्रांजैक्शन को रोक देता है, ब्लड जो जब कोविड। डेफिनेटली जब हाँ। थ्रोम्बस बनेगा ना, तो क्या होगा कि आपकी जो दिल की या कोई भी शरेयान है जिस्म के अंदर से, उससे ब्लड फ्लो नहीं कर फ्लो पाएगा, नहीं कर रहा, वो सर्कुलेट नहीं। ब्लॉक हो जाएगी। एग्जैक्टली। और वो जिस जगह से आगे ब्लॉक, यहाँ से फॉर एग्जांपल कि ये मेरा हैंड है, यहाँ से ब्लॉक हुई है, तो आगे वाला हिस्सा सारे का सारा मुतासर हो जाएगा। अगर दिल की कोई शरेयान मुतासर हुई है तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन में बंद हुई है तो इन्फाक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंट अलामात सी आती हैं इसके अंदर। और डेंगी में भी यही मसला है कि डेंगी क्या करता है कि वो जो खुलिये अंदर पड़े होते हैं ना ब्लड के अंदर, जी जी। जो हमारे ब्लड को मतलब फॉर एग्जांपल कि कहीं पे कट लग जाता है, ठीक है, आप देखते होगे कि थोड़ी देर के लिए आप दबाते हो, कुछ टाइम के बाद वो एकदम से जम जाता है उसके जी ऊपर जी ही। बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा। अब वो जमने वाले खुलियों को ही खत्म कर देता है, जिसको हम डॉक्टर मतलब मोस्टली कहते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। हाँ जी हाँ जी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाना। अच्छा, ये वो चीज़ है। ओके। तो और इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में, कि ये ओके। इसमें इस कदर शदीद दर्द होती है ना बॉडी के अंदर, ये आपकी हड्डियों को तोड़ के रख देता है। पेशेंट ऐसा फील कर रहा है कि जैसे मेरी बॉडी की सारी जो बोन्स हैं वो टूट गई हुई हैं, जब इसकी वो सीवियर किस्म की अलामत आ रही होती हैं। इवन के इसने इस टाइम के ऊपर ये लगा लें कि तकरीबन 25 मिलियन से ज्यादा लोग इससे मुतासर हो चुके हुए हैं, और बिग रेशो। ऑलमोस्ट 106 कंट्री से ज्यादा जो है ना इसकी लपेट में आ गए हुए हैं, डेंगू की लपेट में। और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता हुआ यूरोप की तरफ बढ़ रहा है ये वाला। राइट, ये ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो मॉस्किटो सारी बात है, वो आगे से आगे इसका ऐसे ही समझेंगे कि जैसे कि एक मॉस्किटो है, उसने एक इंसान को कट किया है ना, जी जी। उसके अंदर से उसको तो वो उसने डेंगू से मुतासर कर दिया, डेंगू मॉस्किटो ने आके उसको बाइट किया है, उसके बाइट होने से इंसान इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, ओके। अब एक नॉर्मल मॉस्किटो है, ठीक है, उस मॉस्किटो ने क्या करना है कि अगर वो उस इंसान को बाइट करता है जो डेंगू में मुब्तला हो चुका हुआ है, ओके, उससे वो लेके वायरस करेगा लेके उसको, कैरी करेगा और वो अगले लोगों तक वो पहुंचा मतलब रहा है। पहले उसको बाइट करेगा, वहां से डेंगू जो है और डेंगू वायरस ले लिया उसने अपने अंदर, वो मुंतकिल किया आगे, टेक वो करेगा। फर्दर फिर वो आगे लोगों तक फैला रहा है। ओके, अभी जो जिस बंदे को काटेगा हर बंदे के अंदर वो वायरस इंजेक्ट करता जा वो रहा उनको है, डिलीवर करता जाएगा आगे। करता जाएगा। अच्छा, अब वो जितने लोगों को काटेगा, एक मॉस्किटो जितने लोगों को काटेगा उन सबको वो डिलीवर कर रहा है। सारी बात है, वायरस देगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये ट्रेवल करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। तो एज फॉर आई थिंक ये यही सोर्स है इसका। डेफिनेटली मॉस्किटो है ना, एक मच्छर है, मच्छर की वजह से फैल रहा है, बीमारी मच्छर की वजह से है। बिल्कुल, ये जो वायरस कैरी कर रहा है सारे का सारा, ये मच्छर की वजह से। अब मच्छर को कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, असल काम तो हमने ये करना है ना कि एक तो अपने असल में ये एक और बात बड़ी मजे की है कि ये मॉस्किटो ऐसा है कि मतलब कि बड़ा साफ सुथरा सा मॉस्किटो बोलते हैं इसको, ये साफ पानी के ऊपर जो है ग्रो करता है सारा। इसके जो लार्वा शार्वा सारा जो कुछ भी है वो एग ले करते हैं ना सारे, वो साफ इन्वायरमेंट के अंदर। पहले तो होता था ना कि जी जो गंदे पानी के जो वगैरह पड़े होते थे वो दूसरा मच्छर और किस्म का था, ये कुछ और ही टाइप का मच्छर, ये साफ सुथरे पानी के अंदर जाके इसकी नशोनुमा होती है सारी की सारी। ओके, ऐसे ही है जैसे अक्सर आपने देखा होगा घरों के अंदर हमने खूबसूरती के लिए गमले वगैरह वैस वगैरह रखे होते हैं, ठीक है ना, प्लांटिंग की होती है, उनको सारी बात है प्लांट को वाटर वगैरह भी देना है आपने, उधर पानी खड़ा हुआ उसके ऊपर ये ग्रो करेगा। गमला रखा हुआ है खूबसूरती के लिए रूम के अंदर, ये उसके ऊपर आके बैठेगा, उधर ग्रो करेगा। ठीक है, गाड़ियों के टायर वगैरह जो नॉर्मली, जी जी,
ठीक है ना, ये उनको वॉश इसके बहुत करते हैं बड़े अक्सर। एक्सपोर्टर हैं जी। मॉस्किटो ओके ओके ओके। ठीक है ना। उसके ऊपर जो पानी शानी पड़ा होगा उसके अंदर ये ग्रो कर रहा होता है। तो अब इसको खत्म कैसे करना है? खत्म तो ऐसे ही किया जी जी। जा सकता है कि आपने मॉस्किटो को खत्म करना है तो ये बीमारी को खत्म कर देना है। अब हम्म। मॉस्किटो किस तरह खत्म करना है ये बंदे को, ये तो हम सबको, हमें डेली डेली नहीं कर सकते, एटलीस्ट वीकली अपने जो गमले शमले पौधे वगैरह जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ ग्रो की है चारपाइयों के नीचे, एक तो मॉस्किटो के लिए स्प्रे वगैरह करनी स्प्रे चाहिए, वगैरह, कॉइल्स, कुछ भी जो भी मतलब। कॉयल वगैरह यूज कर लें, फिर मॉस्किटो मैट्स। रेपेलेंट वगैरह आते हैं, ओके ओके जी ठीक है ना, बिल्कुल। यूज करते हैं, जैसे बिल्कुल। मोस्पल वगैरह मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ आ कंपनी रहे की। हैं। तो उसकी वजह से आप बॉडी के ऊपर लगाएंगे, फिर आप पूरे कपड़े पहन सकते हैं, फुल स्लीव बिल्कुल शर्ट्स बिल्कुल। वगैरह लें, ठीक है, सॉक्स वगैरह पहने, जूते वगैरह पहने, ताकि मॉस्किटो आपको बाइट ना कर बाइट ना सके कर सके। और ना ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाए। ये राइट। सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें मतलब कि एज ए गुड सिटीजन हर बंदे को अपने अपने लेवल के ऊपर करनी चाहिए। राइट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए ये तो आपने बता दिया कि हम मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपने तदाबीर बताई हैं कि कॉइल्स यूज़ कर लिए, स्प्रे कर दिए, या अपनी फुल स्लीव जो हमारे क्लॉथ्स यूज़ कर लें। लेकिन इसके अलावा जैसा कि कोविड के लिए थोड़ी सी हमने बात की थी कि उसमें कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो हमारा इम्यूनिटी है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग करे। क्या डेंगू का भी कोई ऐसा है कि कोई उसमें कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसी ग़िज़ा ली जा सके कि अगर खुदा न खास्ता डेंगू इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है वो काट भी ले, तो कोई ऐसी ग़िज़ा है कि जो इंसान यूज़ करे और इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उससे महफूज रह सके? यार देखिए, कोई भी बीमारी है ना, कोई भी बीमारी, उसमें इम्यूनिटी का बड़ा अच्छा किरदार है। बेशक। इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर सकोगे। एग्जैक्टली। इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आप ये देखा होगा कोविड के दिनों में वजह क्या थी, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा मौत हुई हैं कि लोगों की इम्यूनिटी नहीं थी। इम्यूनिटी वीक थी। ठीक है, एग्जैक्टली। हमें कोई प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही थी। ग़िज़ा तो वही है ना जो है हमारे पास, लेकिन उसको प्रॉपर लेना चाहिए। प्रॉपर लेकिन शेड्यूल, इसके एक एक और स्केड्यूल। भी वजह है कि हमारे मतलब कि मुल्क जो है वो थोड़ा सा गरीब है, पोवर्टी लेवल जो है वो बहुत मतलब कि लो है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो फूड को परचेज नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ फूड मैसर नहीं है हमारे खाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो बड़ी अफेक्ट हो रही है। इसकी वजह से इम्यूनिटी का तो एक सिग्निफिकेंट रोल है, एग्जैक्टली। बीमारी चाहे कोई भी हो उसके अंदर इम्यूनिटी है तो आप अच्छे तरीके से बीमारी के साथ फाइट कर सकते कर हैं। सकती हैं। एग्जैक्टली। और वायरस क्या करता है, कोई भी वायरस हो, वो आपकी सबसे पहले आके उसका अटैक ही आपकी इम्यूनिटी के ऊपर होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को ही आके डिस्ट्रॉय करता है, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। आके इम्यूनिटी कम हुई, उसके बाद बैक्टीरियल ऑटोमेटिकली। इन्फेक्शन आगे, दूसरे तीसरे आगे, उन्होंने घेर लेना है आपको आगे। राइट। तो सर ये जो इम्यूनिटी है इसको मजबूत करने के लिए, इसको ज़रा अच्छा करने के लिए, डेंगू से महफूज रहने के स्पेसिफिकली कोई ऐसा फ्रूट, कोई चीज़ क्या मतलब ज़्यादा ली जाए? यार अभी तक इसके ऊपर कोई रिसर्च तो आई नहीं, अभी तक ओके। रिसर्च हो रही है वैक्सीन के ऊपर भी, जैसे कि इसकी रिसर्च हो रही है, लोग वर्क कर रहे हैं फूड के ऊपर, डिफरेंट चीज़ के ऊपर, लेकिन समहाउ के लोग द डिफरेंट पीपल सेज डिफरेंट थिंग्स। कुछ कहते हैं कि पपाया वगैरह जिसको पपीता बोलते जी जी हैं, बिल्कुल। ये वो चीज़ें, मतलब कि वैसे तो फ्रूट सारे ही अच्छे हैं अच्छे यार, हैं। आप एग ले लो, मिल्क ले लो, ठीक है, फिर डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं वो सारे खाओ, हर चीज़ से इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी एग्जैक्ट। इम्यूनिटी इनहेंस हो जाती है। फिर आप मीट वगैरह ले लो, ठीक है, इससे भी आपकी इम्यूनिटी, प्रोटीन्स है ना, जितनी जी ज़्यादा जी। प्रोटीन बॉडी के अंदर लोगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी। इम्यूनिटी हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा सर, आपने जैसा कि अभी बताया कि ये एक वायरस है, तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, जस्ट ओनली सिंगल वायरस, और इसकी कुछ टाइप्स हैं मज़ीद फर्दर? हाँ यार, जो डेंगू है ना, डेंगू की मतलब कि 4 टाइप्स हैं, अब तो 5th भी शायद वो कह रहे हैं कि कुछ बुक्स के अंदर 5 लिखी हैं, कुछ के अंदर 4 लिखी हुई हैं। 4 किस्म का डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस 1 2 3 4, ठीक है। जी जी। अब ये 2 तरह से इंजेक्ट होता है, मैं पहले भी ये स्टार्टिंग के अंदर भी बता चुका हूँ। अच्छा ठीक सर, है, गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे, तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। तो नाज़रीन, आज के इस मालूमाती प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ गुफ्तगू में रवां दवां हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, तो बहुत सारी मालूमात आपको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि डेंगू वायरस क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इससे हम एहतियाती तदाबीर क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू जो है वो कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब मैं भी आपसे यही सवाल पूछा था कि इसमें जो वायरस हैं इसकी टाइप्स तो वो डिस्कस कर रहे थे, तो ज़रा दोबारा रोशनी डालिएगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं। सर डेंगू फीवर की बेसिकली ना 4 टाइप्स हैं। ओके। डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब 2 तरीके से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जाता है, ये 2 वायरस, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है कि एक तो मॉस्किटो है, ठीक है, ओके। जो डेंगू वाला है, जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस है, वो जाके बाइट करेगा किसी भी इंसान को, ठीक है, उसको वो इन्फेक्टेड कर देगा, उसको वो वायरस दे देगा और उसके अंदर वो अलामात आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि वही बंदा जो डेंगू के मच्छर से मुतासर हुआ है, जी, ठीक है, जिसने वो वायरस ले लिया, जिसको वो बाइट हो चुका हुआ है, जी, उस बंदे को कोई भी मॉस्किटो आके कट करता है, बाइट करता है, अब वो दूसरा मॉस्किटो उससे वायरस ले गया, अब वो वाला मॉस्किटो फिर फर्दर जाके आगे बाइट करता है लोगों को। इस तरह करके इसका जो स्प्रेड हो रहा है सारे का सारा चल रहा है। हाँ जी, का प्रोसेस है। तो सर वो वायरस की सर जो टाइप्स हैं वो आप बता रहे हैं कि 4 टाइप। नहीं, जी जी जी। अब ये देखें ना, कोई फॉर एग्जांपल कि एक डेंगू 1 वायरस से हो गया मुतासर बंदा, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो चुका है, इसका मतलब उसने एक वायरस के खिलाफ तो अपनी इम्यूनिटी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी अचीव कर ली है, ठीक है, ठीक है। ओके। होता क्या है, लेकिन पीछे 3 बच गए हैं। अब जिस बंदे को हुआ है, ये मैं अपने नाज़रीन के लिए जरा बताना चाह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा अवेयर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ टाइम आपने इम्यूनिटी अचीव कर लिया, ये आपको कभी मतलब के वायरस इससे मुतासर नहीं होंगे डेंगू फीवर से। ओके। भाई पीछे इसकी 3 टाइप्स और भी पड़ी हुई हैं जिनकी वजह से आप मुतासर हो पाओगे। अब जो दूसरी मर्तबा आपको होगा वो ज्यादा डेंजरस होगा पहले की निस्बत। ओके। उसमें होता क्या है कि एक तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी हिट हो चुकी हुई है, दूसरा वो तो बॉडी ने आपकी एक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की है ना, अब दूसरा आ गया। जी जी। जितनी मर्तबा होगा उतनी मर्तबा आप उससे ज्यादा शदीद खतरे में जाते जाओगे। इस वजह से कहते हैं कि उन लोगों को ज्यादा मुहतात रहना चाहिए जिनमें ऑलरेडी डेंगू फीवर हो चुका हुआ, जो एक दफा सफर कर चुके हुए हैं, उनको ज्यादा एहतियात करना चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, नाज़रीन को थोड़ा सा ये बताएं, ज़रा अच्छे तरीके से गाइड करें इनको कि इसकी अलामात क्या है। जी जी। अच्छा यार, जो ये आम लोगों के लिए हैं जी, मैं ना अपनी सादा से सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि अगर द मोस्ट ऑफ पीपल हैव नो एक्सपीरियंस टू एनी सिम्टम्स, कि कुछ लोगों के अंदर तो अलामात आती नहीं है बिल्कुल भी, और जिन लोगों के अंदर अलामात आती है ना वो बता रहा हूँ। होता क्या, नंबर 1 पे फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ओके, ठीक है, 103 104 के ऊपर फॉल कर रहा होगा आपका फीवर, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, वॉमिटिंग होगी आपको स्टमक डिस्टर्ब होने की वजह से। तीसरी चीज क्या होगी कि आंखों के पीछे वाली साइड पे पेन होगी, आपको महसूस कर रहा होगा। चौथी चीज क्या होगी इसके अंदर के आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन आएगी, ऐसे लग रहा होगा कि जैसे हड्डियां टूट रही हैं। इसी वजह से इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चौथी चीज क्या होगी इसके अंदर के जी, ये वाले फीवर के अंदर आपको फ्लू टाइप जो है ना अलामात आ रही होंगी इसकी, इसकी डेंगू की आ रही होंगी, ठीक है ना। ये सारी अलामात हैं जो बड़ी कॉमन सी हैं जो हमारे यहाँ मतलब के आती हैं। एक आम बंदा जब मुतासर होता है तो ये अगर किसी इंसान में इस तरह की अलामात अपीयर होती हैं तो उसको फ़ौरन अपने मौलिद से, अपने डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए। जी जी, ऐसे ही एग्जैक्टली उसे मतलब मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए, उसी टाइम पे जाना चाहिए डॉक्टर को, और डॉक्टर को उसे जो पहला काम सबसे पहला है वो सीबीसी करवाना चाहिए। अगर बंदा सस्पेक्टेड है जी जी, तो फिर आगे फर्दर इसके जो इन्वेस्टिगेशन है
जैसे इसकी सरालोजी टाइप है, फिर NS1 डेंगी NS1 है, जी जी। उसके लिए जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन वगैरह हैं वो उसके ऊपर जाए, वो टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें पता चलता है कि बंदा मुतासर हुआ है कि नहीं हुआ, क्या इसका जो डेंगू फीवर वो पॉजिटिव है कि नहीं है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक इंडिकेशन बहुत ज़्यादा अपीयर होता है, जैसे अभी इसमें आप भी जिक्र कर रहे थे, और देखने को भी मिलता है कि पेशेंट के अंदर ना नोजिया वॉमिटिंग का बहुत एक कंसिस्टेंट सी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग, कुछ खाया पिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, सिंपल कह लें कि जैसे पेशेंट, तो उसमें अब वो चूँकि एनर्जी लो हो रही होती है, स्टमक उसका एम्प्टी हो रहा होता है, जो भी मतलब है कुछ वॉमिटिंग के जरिए, तो अब उसमें कोई नाज़रीन को ये थोड़ा गाइड करें कि किस किस्म की कोई ग़िज़ा या कोई जूसेस ऐसे हैं जो पेशेंट को देने चाहिए और वो डाइजेस्टेबल हो। फिर उसमें तो कोई भी फ्रेश जूस निकाल के आप ले सकते हो घर के अंदर ही। उससे क्या होता है कि आपका एक तो एनर्जी लेवल जो है आपका मेंटेन रहता है, दूसरा ये होता है कि दूसरा आप इजीली डाइजेस्ट कर पाते हो चीज़ को। ओके। इसका ये आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। मतलब जूसेस हैं किसी भी फ्रूट के? हाँ जी, किसी भी फ्रूट से। आमतौर पे जैसे आजकल जो मौसम है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, अनार मिल जाएगा, एप्पल वगैरह आ जाएगा आपका मार्केट के अंदर है, ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है, जो भी है, ग्रेप्स वगैरह है, जो भी जूस आपको अवेलेबल है इजीली वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। नॉर्मली इसमें करना क्या, आप यही कुछ ही करना होता है ना, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने भी डेली बेसिस के ऊपर आपको मॉनिटर कर रहे हैं। ओके। डेली बेसिस के ऊपर आपकी CBC हो रही है, डेली बेसिस के ऊपर आपको मतलब कि चेक कर रहे हैं कि मतलब कि आपका जो खून जमने वाले खुलियों का लेवल है वो कहाँ पे आके स्टैंड कर रहा है, ठीक है। Okay. फिर अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स इसको मैनेज किया जाता है पूरी की पूरी बीमारी को। अगर कहीं पे लगे कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो फिर उसका भी प्रोसीजर है, फिर आपको प्लेटलेट वगैरह लगा देते हैं, राइट। हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, राइट, ताकि बंदे को ब्लीडिंग होने से ना बचाया जाए, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप इसको नहीं ट्रीट करोगे तो बंदा अंदर से ब्लीड कर जाएगा, जब ब्लीड करेगा तो ये आपको डेथ की तरफ ले जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत डेंजरस जो है ना उसका एक ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एग्जैक्टली ऐसी, इससे बहुत ही मुख्तात रहना चाहिए, ना कि मुझे हर बंदे को ही। हमें स्पेशली इस मौसम के अंदर जो स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं जी जी, उनको भी थोड़ा सा अपने बच्चों को फुल स्लीव शर्ट्स वगैरह, और स्कूल के जो अमला है उसको भी चाहिए कि जो उधर दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, गमले शमले हैं, सबको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके रखें, ठीक है ना। फिर स्प्रे वगैरह का मार्केट के अंदर बेशुमार स्प्रे हैं, स्प्रे वगैरह का यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा वगैरह इससे मुतासर ना हो सके। गवर्नमेंट लेवल पर भी काफ़ी इस तरह के जो है प्लानिंग्स चल रही हैं ऑलरेडी, तो टीम्स गलियों में, मोहल्लों में, मुख्तलिफ इलाकों में, डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट की तरफ से भी वो डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ वगैरह सबको बुला के एजुकेट भी करते हैं, बताते भी हैं, ठीक है। मुख्तलिफ रिसर्च वगैरह चल रही हैं, सारी एजुकेट कर रही हैं डेंगू के ऊपर। लेकिन एज ए गुड सिटीजन हमें अपने लेवल के ऊपर भी हर बंदे को इक़दाम करने चाहिए, ना कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखना है, गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी। सबसे पहले ये देखना चाहिए एज ए गुड सिटीजन मेरा क्या हक बनता है, कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने गली मोहल्ले को साफ रखना चाहिए, गंद नहीं डालना चाहिए, सफाई सुथराई का हर चीज़ का खास ख्याल, अपने जो घर के बर्तन वगैरह जिनके अंदर पानी वगैरह खड़ा हुआ है उसको गिरा देना चाहिए, उसको साफ करके रखना चाहिए, जो यूज़ का उसको ढांप के रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर मच्छर वगैरह वो ग्रो ना कर पाए। बिल्कुल, ये वो सारे काम हैं जो एक अच्छे शहरी होने के नाते हम सबको करने चाहिए। ये प्रूफ है गुड सिटीजन होने का। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट तो आपको अवेयरनेस दे सकती है ना, एग्जैक्टली, डॉक्टर आपको अवेयरनेस देगा, बाकी तो कुछ काम आपने भी करने हैं, एग्जैक्टली, जो आपके लेवल पे जाके होने, लेकिन वो काम हम लोग करते नहीं है। हम ना हर चीज के लिए डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर, कोई आके कर जाए, कोई ऊपर से गैबी मदद आ जाए, कोई कुछ आ जाए, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे नहीं करते, लेवल पर ना खुद को संवारना चाहते हैं, ना किसी को संवारने देते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में कह लें टीम वर्क। हाँ जी, टीम वर्क होना चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी जगह जो कर रही है, हमें मिलजुल कर जो है ना मिलजुल कर करना चाहिए, बहुत सारे ताकि इस बीमारी को रोका जा सके, मुआशरे के अंदर से बीमारियां कम हों, आपकी जो लाइफ
एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए, लाइफ की रेशियो जो बढ़ जानी चाहिए आपकी। एग्जैक्टली। तो सर ये यही देखने को मिल रहा है कि हर साल जो है ना ये जैसे भी आप भी जिक्र कर रहे थे स्टार्ट में कि काफ़ी टाइम से इसने जो है ना ये एंट्रेंस ली हुई है डेंगू ने। तो बहुत ज़्यादा मुद्दत तो नहीं हुई इसको, लेकिन इसने बड़ी धावे के साथ वो तकरीबन हो गए कोई 13-14 साल तो हो गए। हाँ 2010-11 के अंदर जी जी इसका फर्स्ट आउटब्रेक टाइम हुआ था। हाँ जी। जब आया था ये। तो आज 12-13 साल या 10 साल जितना अरसा गुजर गया, लेकिन फिर भी इसके लिए एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रीट, अभी भी लोग इसमें इस कदर मुब्तला हो रहे हैं कि बाज़ का तो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इवन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बाज़ का जो है ना वो पेशेंट्स की लाइनें लग जाती हैं, जगह नहीं मिल रही होती। क्या दिस टाइम ऐसा ही है? हाँ जी, अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, डेंगू के बेशुमार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 पेशेंट बाज़ का ऐसे ही एग्जैक्टली। इवन के लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, एक बेड के ऊपर 3-3 4-4 पेशेंट लेटे हुए थे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इवन के क्या हाल होगा? जना हॉस्पिटल में तो ऐसा था कि उनको अपनी इमरजेंसी जो उनकी नॉर्मल इमरजेंसी है ना, जी जी उस सारी को डेंगू वार्ड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा था उनको। इतना ज्यादा मतलब के लोग क्राउड था डेंगू डेंगू पेशेंट्स का था। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्लेटलेट्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसकी जो जैसे जैसे ये डाउन हो रहे होते हैं तो ये इसके रिस्क और इसकी वार्निंग्स जो की तरफ ज़्यादा इसका वो रेशो होती जा रही होती है? यार देखो, कुदरत ने ना मतलब के एक लेवल रखा हुआ है, ठीक है ना। ओके। और कुदरत इतनी बेरहम भी नहीं है कि अल्लाह ताला इतना बेरहम तो नहीं है कि बेशक अगर आपके 10,000 तक भी है ना तो आपका काम बड़ा अच्छे से चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक हेल्दी बंदे को तो इतने नहीं होने चाहिए, वो 150 प्लस से लेकर 450 तक तो जाने चाहिए ना, ऊपर तक जाने चाहिए, ठीक है। वो इसके बिटवीन इसके रहेगा तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर 150 से नीचे आ रहा है, वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, सारी बात है, वैसे वैसे अलार्मिंग साइंस आते जाएंगे उसके अंदर, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपको कॉम्प्लिकेशन की तरफ धकेल रहा है वो चीज़ें। इसका मतलब ये है कि वायरस का अटैक बहुत शदीद है आपकी बॉडी के अंदर, वो भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा आपसे। ये सबसे मेजर साइन है प्लेटलेट्स का डाउन होना, सबसे मेजर साइन ये है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो मतलब इसका प्लेटलेट्स जो है वो चेक एंड बैलेंस, जब एक पेशेंट इसमें मुब्तला हो गया डेंगू में, तो कितने टाइम के बाद इसका जो कंप्लीट ब्लड कल्चर जो है CBC, कितने टाइम बाद इसको रिपीट करना चाहिए? यानी ये तो डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। दिन में एक दफा काफी है? हाँ, दिन में एक मरतबा। अगर किसी का बहुत ज्यादा लेवल डाउन है फिर वो उसका दिन में 2 से 3 मरतबा भी करते हैं, देखने 2 से 3 टाइम भी किया जाता है। हाँ, अगर जिसका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम है, उसके अंदर देख रहे हैं कि मतलब कि क्या वो बढ़ रहा है या अभी भी स्टिल नीचे जा रहा है, ताकि फिल फॉर कोई डिसीजन लिया जा सके या उसको प्लेटलेट वगैरह लगाए जा सके। फिल फॉर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए उसी टाइम के ऊपर ही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी हमारे पास कुछ अब कम ही रह गया, तो आप थोड़ा ये बताएं कि इसका जो ट्रीटमेंट है डेंगू का, बेसिकली वो उसकी टाइप्स क्या है? ट्रीटमेंट किस किस टाइप का जो है इसका? ओरल, इंजेक्टेबल? यार सिंपल सा है, एक तो बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल आपने बरकरार रखना है, दूसरा पैरासीटामोल है। ओके। फीवर को कम करने के लिए, बॉडी की पेन वगैरह को, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए पैनाडॉल। और दूसरी चीज है कि फ्लूइड लेवल आपका बॉडी के अंदर बरकरार रहना चाहिए। बाकी जो बहुत सवेयर किस्म का डेंगू जैसे हिमोरेजिक या शॉक सिंड्रोम आ जाती है, उसके अंदर भी क्या करना होता है कि जब हिमोरेजिक फीवर ब्लीड वगैरह कर गया, उसको भी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स मैनेज किया जाता है। अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम आ गई, उसके अंदर क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है एकदम से ड्रॉप कर जाए, तो उसमें भी फ्लूइड वगैरह दे के आपकी बॉडी को मेंटेन किया जाता है। फ्लूइड लेवल बरकरार करेंगे, बॉडी वगैरह को सीधा करेंगे, एकदम से बॉडी को उठाएंगे आपकी को। जब फ्लूइड का लेवल अच्छा होगा तो ब्लड प्रेशर, BP, CP सारा कुछ आपका नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाएगा। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर पर अगर किसी पे आम मतलब इंसान को, नॉर्मल पर्सन है, अगर उसको फीवर की शिकायत हो जाती है तो उसको अक्सर डॉक्टर मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट जो भी रेकमेंड करते हैं, साथ वो सजेस्ट करते हैं कि फॉर टेक बाथ। तो क्या डेंगू में भी इसका कोई रोल? अगर पेशेंट बात लेता है तो उसमें उसका जो आप कहते हैं कि हाई ग्रेड फीवर जो एक कॉज होता है? यार ये तो एक इस्लामी तरीका भी और मेडिकल का तरीका भी है। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो फीवर टूट नहीं रहा, पैरासीटामोल आपको, यू शुड गो फॉर अ शावर,
ओके। ठीक है, आपको प्रॉपर बाथ लेना चाहिए, पूरी बॉडी को ठंडा करें। ये तो इस्लाम भी कहता है ना कि ये जो जी फीवर है ना, ये जहन्नम की आग से है, एक तो इसको पानी डाल के ठंडा किया जाता है। ऐसे ही है कि अगर बुखार बहुत ज्यादा है तो आप शावर लें। और ये तो नहीं कि आपको अगर सर्दी भी लग रही है फिर भी आप शावर लो। सर्दी नॉर्मल इंसान को इस मौसम के अंदर तो नहीं लग रही, फीवर में फीवर की वजह से शिवरिंग आ रही है ना। तो चूंकि जब बॉडी फीवर कम हो जाएगा सर्दी भी ऑटोमेटिकली कम हो टेम्परेचर है जाएगी। तो वो जरा सी भी हवा लगेगी वो ठंड महसूस होगी, ठंड क्योंकि बॉडी महसूस सारी होगी। हीटअप है तो उसमें तो ठंड ही महसूस होनी है। डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब आपने वो शुरू में बताया था कि इसका जो है डेंगू जो है ये कोविड से आपसे डिस्कस हुआ था कि इसमें एक कंपैरिजन के तौर पे जब उन्होंने बताया, एक डिस्कस हुआ था कि उससे कोविड से ज़्यादा ये डेंजरस है। तो इसमें वो जो कोविड है वो भी एक वायरस था। डेफिनेटली वो भी वायरस है और ये भी वायरस है तो उससे डेंजरस, दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है। ये उससे ज़्यादा खतरनाक वायरस है। दोनों ही खतरनाक है यार, बीमारी सारी ही खतरनाक, सभी बीमारियां खतरनाक होती हैं अगर उनको मतलब कि ऐसे तरीके से ट्रीट ना किया जाए, उन अख्तियात ना आप करेंगे तो वो खतरनाक होती जाएगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। जी जी। हमारे यहाँ ना इग्नोर करने का बड़ा कल्चर है, हम लोग हर चीज़ को इग्नोर कर, देखा जाएगा बुखार हुआ है घर में पड़े नहीं 8-8 दिन, देखा जाएगा यार पैनाडॉल ला के खा लो कोई मसला नहीं है। तब तक तो वैसे ही काम खराब हो जाता है। फिर जब मरीज एंड पे पहुंच जाता है आके डॉक्टरों के साथ मार पिटाई होना शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, बेशुमार कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। चीज़ें, मतलब वो एक पेशेंट भी है जो नॉन कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाता है, उसके कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं। फिर वो जाहिर है जब वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होता है। एक और बात बताता चलूँ कि कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं, मतलब कि ऐसे लोगों को भी एहतियात करना चाहिए, अपने डेंगू वगैरह का टेस्ट करवाना चाहिए जो एक ऐसे एरिया में ट्रेवल करके आए हैं ना जहाँ पे डेंगू का आउटब्रेक हुआ है। कुछ ऐसे ट्रॉपिकल एरिया के अंदर गए हैं, वहाँ पे डेंगू का आउटब्रेक बहुत ज्यादा है, वो वहाँ से ट्रेवल करके आके उनको भी अगर फीवर वगैरह आ रहा है तो दे शुड गो फॉर चेकअप। अगर कोई मतलब आपका मतलब ये है कि अगर कोई अलामात अपीयर हो रही है, हाँ जी, कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे देन भी करवा लेना चाहिए प्रोफिलैक्टिवली। अगर आपको बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आपको लग रही हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर मुसलसल दर्द रह रहा है, आंखों के पीछे दर्द रह रहा है, स्टमक डिस्टर्ब रह रहा है, मतवातर आपको उल्टियां वगैरह आ रही हैं, ठंड लग रही है, कोई ना कोई साइन तो आ ही रहा होगा बॉडी के अंदर, कोई ना कोई अलामत तो आ रही होगी। अगर कोई किसी किस्म का प्रोसेस ऐसा हुआ है कि उसको मॉस्किटो ने बाइट किया है या देन तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा अलामत अपीयर हुई होंगी, देन उसको करवा लेना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मतलब ज़रूरी नहीं है। ये एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि लास्ट पे दोबारा से कि आपने कीमती टाइम में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और बहुत सारी मालूमात जो है उसके साथ हमें आगाह किया, अवेयरनेस दी लोगों के लिए। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल, जिसमें हमने आज डेंगू के ऊपर कुछ गुफ्तगू की। तो डॉक्टर आसिफ ने बहुत सारी मालूमात जो है आप तक डिलीवर की है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना और उम्मीद है कि बहुत सारी मालूमाती चीज़ें आप तक आपको मिली होंगी और आप यकीनन उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करके उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इसके साथ ही आपका मेज़बान डॉक्टर शफकत हुसैन आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहता है। तो आइंदा एक अच्छे से टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना खूब सा ख्याल गो आपके लिए हम दुआ गो हैं, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। आपका मेज़बान शफकत हुसैन, खुदा हाफिज़।